केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई का दिया ब्यौरा। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक शुरू। अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत की बहुपक्षीय प्रक्रिया की सराहना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के मूर्थल स्थित दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 135 फीट ऊंचे तिरंगे का किया आरोहण। अटल अकेडमी एवं आइडिया लैब का भी किया लोकार्पण। और सिरसा और फतेहाबाद में घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। सरकार और प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान 2416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए। ये मादक पदार्थ एनसीबी ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्य बल के समन्वय के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत को नशा मुक्त करने के लिए मादक द्रव्य के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वर्ष 2022 में 1 जून से इस वर्ष 15 जुलाई तक एनसीबी तथा राज्यों के एनटीएफ की क्षेत्रीय इकाइयों ने सामूहिक तौर पर तकरीबन 8,76,554 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए हैं। यह लक्ष्य से 11 गुना अधिक है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तस्करी से सुरक्षा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मादक पदार्थ न केवल कई पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा खड़ा हो जाता है। भारत जैसे देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसना और उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करना, मैं समझता हूं कि समग्र विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी नस्लें तो बर्बाद होती ही है, हमारे अर्थतंत्र को भी नुकसान होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। कुल 1,40,288 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है और इसके लिए सभी राज्यों को और विशेषकर एनसीबी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो अभियान है इसमें 2378 किलो और 2378 करोड़ रुपए के ड्रग्स को आज हम विनिष्ट कर पाए हैं कि हमने बीते 1 वर्ष में 10 लाख किलो मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया है, जिसका मूल्य 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के नूंह जिले में नशे के कारोबार को खत्म करने की जानकारी देते हुए बताया कि 500 पुलिसकर्मियों ने नूंह में नशे के व्यापारियों को काबू किया और नशे के बड़े नेटवर्क को तोड़ा है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष के दौरान राज्य में 3,824 एफआईआर दर्ज कर 6,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 10 नाइजीरिया के सप्लायर भी शामिल हैं। इसके अलावा नशे के कारोबार से जुड़े 71 व्यक्तियों की 46 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक आज से शुरू हो गई है। इस बैठक के उद्घाटन सत्र के पहले भारत और अमेरिका के वित्त मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की हाल ही अमेरिका की यात्रा से सहयोग के नए रास्ते खुले हैं और आने वाले समय में भारत और अमेरिका की साझेदारी एक समृद्ध और न्याय संगत भविष्य का निर्माण करेगी, जो इसे दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक बनाएगी। Shared democratic values, pluralism, and a strong commitment to rules-based global order and multilateralism
India and the United States of America are actively engaged in constructive dialogues. Our discussions highlight the commitment of India and the United States to actively further the G20 agenda. I also look forward to furthering our bilateral interests through development cooperation and new investment opportunities through alternate investment platforms for renewable energy. वहीं अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने भारत की बहुपक्षीय प्रक्रिया की सराहना की। साथ ही भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के बारे में कहा कि भारत बेहतर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय प्रक्रिया में सुधार का मैं स्वागत करती हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सोनीपत के मूर्थल स्थित दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करीब 46 लाख रुपए की लागत से स्थापित 135 फीट ऊंचे तिरंगे का आरोहण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल अकेडमी एवं आइडिया लैब का भी लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अन्य परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि विज्ञान एवं वास्तुकला को समर्पित अटल अकेडमी एवं आइडिया लैब से शोध को बढ़ावा मिलेगा। आइडिया लैब की स्थापना से नए नए विचारों को विकसित कर विज्ञान के माध्यम से जीवन शैली में उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीकों से बेहतर कार्य हो रहा है। अब युग बदल रहा है, आज नए विचार आ रहे हैं। स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर मिल रहे हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार परक बनाना और हुनर को बढ़ावा देना है। इनका बहुत बड़ा उपयोग है। जैसा हमारी यूनिवर्सिटी है डी क्रस्ट, यानी जैसा इसका नाम है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो विज्ञान के अंदर हमारे विश्वविद्यालय खास करके हरियाणा के बहुत प्रगति कर रहे हैं, बहुत आगे कर रहे हैं। आइडिया लैब में जैसा शब्द है आइडिया, तो इसमें जो नए नए विचार आते रहते हैं, उस नए विचारों को डेवलप करके उसको साइंस के माध्यम से हमारे जीवन शैली में किस प्रकार से उपयोग किया जाए, तो इस लैब के माध्यम से नई नई चीजें आएंगी। और कई बार तो इतनी नई चीजें आने लग गई हैं, कभी कभी लगता है कि ये आगे बढ़ेंगी तो पता नहीं क्या उथल पुथल भी हो जाएगी। सिरसा जिले में घग्गर नदी में बड़े जलस्तर के कारण कई गांवों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर किसानों की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर बाढ़ प्रबंध कार्य में जुटे हुए हैं, तो वहीं ग्रामीण भी प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर राहत कार्य में जुटे हैं। आज सुबह सिरसा के साथ लगते पंजाब के गांव झंडा में घग्गर का कुछ हिस्सा टूट गया, जिससे पानी का बहाव कुछ कम हुआ। वहीं कल घग्गर के अंदरूनी तटबंध टूटने से गांव मीरपुर और अहमदपुर सहित अन्य गांव और खेतों में पानी घुस गया था। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है। प्रशासनिक अधिकारी रात भर उनके बीच में रहते हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। का खतरा तो जो है बना हुआ है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। जो कल बांध टूटा था उसकी वजह से थोड़ा सा पानी बढ़ा है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और गांव वालों का उससे भी ज्यादा सहयोग है। प्रशासन की ओर से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और सबसे ज्यादा सहयोग मेरे ग्रामवासियों का है जी। छोटे से लेकर बुजुर्गों तक कल सुबह से रात तक का खाना निकाया और इस काम में जुटे रहे। घग्गर जल सेवा मंडल के कार्यकारी अभियंता अजीत हुड्डा ने बताया कि घग्गर में अभी भी पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन पंजाब के सिरदूलगढ़ में पानी का स्तर कम हुआ है। प्रशासन को लगातार ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है। बांध है वो सारे सुरक्षित हैं, कहीं बांध पे ओवरफ्लो नहीं है। जो भी कोई वीक पॉइंट है, कोई पाइप क्रॉसिंग है, उस पे सारा सिस्टम इंतजाम है, उस कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि जिस तरह आप लोग हमारा साथ दे रहे हो, ये साथ देते रहे, हमें तुरंत सूचनाएं देते रहे। प्रशासन की तरफ से मशीनरी में कोई कमी नहीं है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि सिरसा के ऑटो हेड पर 40,000 क्यूसेक पानी इस समय रिकॉर्ड किया गया है। शहर के पास मुख्य बांध मीरपुर है, जिसमें पब्लिक हेल्थ की कुछ पाइप्स हैं। उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी निगरानी की जाए। तो भी हमने जो है निर्देश दिए हैं कि अपने पाइपलाइन पे अलग से जो है टीमें लगाएं, ताकि कोई लीकेज की समस्या जैसे रिपोर्ट होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके। 2.5 दिन से जो है सिरसा जिले में बाढ़ की स्थिति, घग्गर नदी में स्थिति उत्पन्न हो रखी है।
30,000 जो है हमारा एक बेंचमार्क नंबर होता है, कितना अगर पानी आएगा घर में तो हम उसको टेंटेटिवली उसके ऊपर जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है मुंबई। पिछले 1.5 दिन से जो है हमारा ये लेवल जो है 40,000 को टच करते उससे ऊपर निकल गया। उसमें हम लोग, हमारा ये प्रयास है कि हैबिटेशन जो कोई भी है कि वहाँ पे जो है पानी ना जाए और खेतों में जो है हम उसको कंटेन कर पाएं। फतेहाबाद जिले के रतिया, टोहाना और जाखड़ क्षेत्रों में घग्गर नदी पूरे उफान पर है। कई गांवों में किसानों की फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि फतेहाबाद के 43 गांव बाढ़ की चपेट में है। घग्गर की ओवरफ्लो और तटबंध टूटने के कारण पानी खेतों में घुसा है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सेना के जवान इस कार्य में पूरा सहयोग दे रहे हैं। सामाजिक संगठनों द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है और प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। कल से आज के बीच में कोई जो जल स्तर है इतना बढ़ा नहीं है। जो हमारा जो घग्गर पुल है, इससे हम एक मेजरमेंट करते हैं, हमें यहाँ से पता लगता है। तो अब तक तो हमें मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि इतना पानी बढ़ेगा। 4 बोट भी है और हमने उसके ऊपर अलग अलग मास्टर ट्रेनर लगा रखा है। उसके अलावा हमारे पास एक अकाल अकेडमी की एक टीम है पूरी। कहीं पर भी हमें किसी को कोई रेस्क्यू के लिए कुछ भी कोई मैसेज आता है, वो टीम हमारी तुरंत पहुंच जाती है। जैसे खाने पीने का है, जो हमारी जितनी भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो हमारे साथ एक जुड़ी हुई है। और सुबह से हम जब भी कहीं पर भी कोई खाने का या पीने का या कोई ड्राई राशन है, कुकड़ है, जहाँ पर भी ज़रूरत है वो हर जगह भिजवाए। सेना भी रेस्क्यू में लगी हुई? बिल्कुल, सेना की भी हमारे पास एक टुकड़ी है, 12-13 जो उसके अंदर जो ऑफिसर्स है वो भी हमारे साथ काम कर रही है। उसके अलावा हमारी जो रेवेन्यू की टीम है, पटवारी कानून वो है, वो भी अपने बोर्ड के माध्यम से हर गांव के अंदर अपना संपर्क साधे हुए है। रतिया क्षेत्र के किसानों ने कहा कि उनके खेतों में पानी घुस गया है, जिससे फसलें खराब हो गई हैं। सरकार और प्रशासन के द्वारा व्यापक स्तर पर मदद की जा रही है। सेना के जवान उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी विकट स्थिति में सरकार और प्रशासन द्वारा सहयोग करने के लिए वे उनका धन्यवाद करते हैं। पानी तो है, लेकिन प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। क्या हालात ठीक हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई पानी में डूबा है, कुछ घर डूबा है, कुछ मान है, निकाले। सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन लगा हुआ सारा बचाव के लिए। कोई बांध लगा रहा है, कुछ कर रहा है, सरकार लगी। नहीं, ठीक है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने लेवल में बढ़िया काम कर रहा है। जिला फतेहाबाद में रतिया क्षेत्र के अंदर घग्गर नदी का पानी उफान पे है और स्थिति यहाँ पे भयावह बनी हुई है, खतरनाक पोजीशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार इसमें जेसीबी मशीनें लगा रखी हैं, पॉपलैंड मशीन लगी हुई है, फर्स्ट एड दिया जा रहा है और स्थिति को सामान्य करने की पुरजोर कोशिश जारी है। फसलें खराब हुई हैं, पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण जो धान की फसल है वो पानी उसमें 2 या 3 फुट से ऊपर पानी उसमें आ गया है। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पलवल जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हथनी कुंड और ओखला बैराज से पानी छोड़ने के कारण यमुना नदी में जलस्तर बढ़ा है, जिससे फरीदाबाद और पलवल के कई गांवों में जल भराव हो गया है। फिलहाल यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। यमुना का जलस्तर कम होते ही सबसे पहली प्राथमिकता टूटे रास्तों का निर्माण करवाकर बिजली की लाइन को रीस्टोर करना है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के बाद बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों के इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। सरकार और जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से सचेत हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल नष्ट हुई है। फसलों में हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। रास्तों को बनवाना है, बिजली को रेस्टोर करना है, वाटर सप्लाई को रेस्टोर करना है, सड़कों को मोटरेबल बनाना है। तो ये और जो बीमारी आएंगी उसके बाद उस बीमारी के लिए उनको उनके इलाज का प्रबंध कराना है। तो इस सब पर सरकार भी और हम सब लोग और जिला प्रशासन पूरी तरह से सचेत है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसलिए लोगों के बीच में बार बार जा रहे हैं कि तुरंत जैसे जैसे उनको सहायता दी जाए, उनको सहायता। किसानों की फसलें बर्बाद हुई है बहुत बड़ी संख्या में। किसान हमारे लिए भगवान है, इस देश का अन्नदाता है और किसान पर ये आफत आई है तो ये हमारे ऊपर है और किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसान भगवान है हमारे लिए। इसलिए किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं तो उनकी गिरदावरी भी कराई जाएगी
और उनको मुआवजा भी दिया जाएगा जितना नुकसान। सर दिल्ली में तो किसान का तो बजट ही खेती पर आधारित है, इसलिए किसान की भी चिंता करनी है, उनके बीमार होने की, उनकी बीमारों की भी चिंता करनी है। सावन की सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान और पिंडदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन की सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान और तर्पण से पितरों को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरोहित राकेश गोस्वामी ने कहा कि सावन की इस सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व है और ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने की ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि हरियाली अमावस्या के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में उन्हें आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। तो हर मोक्ष का है, लेकिन सोमवती मोक्ष का बहुत भारी दान पुण्य का, पिंडदान का महत्व है कि अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, समस्त परिवार की रोगी काया के लिए, धन की वृद्धि के लिए लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। लोग मंदिरों में भी जाके पूजा पाठ करते हैं आज के दिन, और श्रावण मास में तो डेली जो लोग जा रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको भी दान पुण्य संकल्प करते हैं, आज देते हैं, दान करते हैं, भंडारे करते हैं। लोग ब्रह्म सरोवर पे आए हैं स्नान करने। आज हरियाली अमावस्या है, ठीक है। आज के दिन जो स्नान होता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और काफी दूर मतलब कष्ट वगैरह सब दूर होते हैं आज के दिन स्नान से। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि सोमवती अमावस्या के स्नान के मौके पर पूरे देश से श्रद्धालु कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को असुविधा ना हो और उनको अनाउंसमेंट्स के ज़रिए समय समय पर सूचित करना, या कोई दिक्कत आ जाने पे उसकी भी अनाउंसमेंट करने का प्रबंध यहाँ पर है। पिछले दिनों सफाई से स्वच्छ जल पश्चिमी ब्रह्म सरोवर में भरा हुआ था, तो जल की व्यवस्था पहले से ही सुचारू है ही। यार जो सोमवती अमावस्या सावन की और श्रद्धालु जो कल से आने शुरू हो गए थे यहाँ, और बहुत भीड़ है, और उसके लिए पूरी एसपी साहब इधर से कानून व्यवस्था पूरी मुलाजिम लगाए गए हैं यहाँ पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत देश में बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल रहा है। भारत विविधताओं का देश है, विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इन्हीं विविधताओं को संयोजने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र हमें दिया है, और मोदी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश में 1.60 लाख हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। यह सेंटर अब सिकल सेल रोगों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।